एंड मिथायोनिन। तो उन दोनों का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो भी जो है वो सल्फर ही है। तो अब देखें, नोड्यूल्स की प्रोमोशन लेग्यूम्स के अंदर सल्फर करता है, कोई और न्यूट्रिएंट नहीं करता। ऑयल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने में सल्फर का रोल है, किसी और न्यूट्रिएंट का नहीं है। एंजाइम्स और विटामिन दोनों को जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट एक्टिवेट करेगा वो सल्फर है। ठीक है, और दो 21 में से दो जो सबसे ज्यादा अहम अमीनो एसिड्स हैं जिनसे मिलके आपकी प्रोटीन्स बनती हैं, उनको भी एक्टिवेट करने के पीछे किसका रोल है? सल्फर का रोल है। अब हम आ रहे हैं अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के जो रोल्स हैं वो बड़े जो है वो क्रिटिकल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक तो इनकी तादाद बहुत कम जो है वो चाहिए होती है प्लांट्स को, और उसके पीछे जो इनका वर्क पावर है वो बहुत ज्यादा होता है। अब जिंक, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि भाई जिंक जो है वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। 6 मुख्तलिफ ग्रुप के एंजाइम्स हैं जिनको जिंक एक्टिवेट करता है, उसमें एनहाइड्रेज है, ठीक है, और भी सारे एंजाइम्स हैं, वो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन एंजाइम 6 ग्रुप्स हैं एंजाइम के, उनको जो है वो जिंक एक्टिवेट करता है। याद रखें, 6 ग्रुप्स हैं एंजाइम्स के। और प्रैक्टिकली जो है वो कुछ प्रोटीन्स बनाने के जो एंजाइम्स हैं उनको भी जो है वो जिंक एक्टिवेट कर रहा होता है। उसके बाद क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के बनाने में भी जिंक का रोल होता है। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू द शुगर्स। अब देखें, स्टार्च जो है वो एंड प्रोडक्ट होती है आपकी फोटोसिंथेसिस की। प्लांट्स जो सूरज की रोशनी में खाना बनाते हैं उसमें से बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज को स्टोर करने का जो फॉर्म है प्लांट्स के अंदर वो है स्टार्च। और ह्यूमंस जो हैं वो जो एनर्जी स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में, या उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो होते हैं ग्लाइकोजन। अगेन बायोलॉजी आ गई। ठीक है, सो स्टार्च जो है, पौधों को अगर ग्लूकोज चाहिए होता है तो वो डायरेक्ट ग्लूकोज को जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। और अगर उनको ग्लूकोज नहीं चाहिए होता तो वो अपने आने वाले टाइम के लिए या फ्यूचर के लिए जो फोटोसिंथेसिस से खाना बना है उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च को प्लांट्स यूटिलाइज डायरेक्ट नहीं कर सकते, स्टार्च का शुगर्स में कन्वर्ट होना लाजमी है। तो इस कन्वर्जन के लिए भी जिंक का होना बहुत अहम है। वो इलाके या वो प्लांट्स जो कि ठंडे इलाकों में होते हैं, कोल्ड टेम्परेचर में होते हैं, उनको जिंक क्या करता है, ये सलाहियत बख्शता है कि वो ठंड को जो है वो बर्दाश्त कर सके। जिस तरीके से हम गर्म मेवाजात, खुश्क मेवाजात खाते हैं ताकि हम सर्दी से मुकाबला कर सकें, इसी तरीके से जिंक क्या करता है, स्पेसिफिकली जब प्लांट्स को ठंड ठंड लग जाती है या उनको कोल्ड स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, तो वहां पर जिंक क्या करता है, प्लांट्स को कुव्वत मुदाफियत जो है वो मुहैया करता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस। जिंक एक मखसूस हार्मोन है, ऑक्सिन जिसका नाम है। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स अगर आपने पढ़े होंगे, ऑक्सिन हैं, जिबरेलिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं, इथिलीन है, जो भी हैं, इनमें से ऑक्सिन की जो फॉर्मेशन है उसके लिए स्पेसिफिकली जिंक का होना बहुत जरूरी है। और ये ऑक्सिन क्या करता है, ये ऑक्सिन प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है और उसकी स्टेम की जो इलोंगेशन है या उसका जो बढ़ाव है उसको भी जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट जिंक। अब हम आ रहे हैं आयरन के ऊपर। आयरन का काम क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। अब आप परेशान हो गए होंगे कि ये क्या बला आ गई भाई, पहले क्लोरोफिल था अब क्लोरोप्लास्ट है। याद रखें, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल होता है प्लांट सेल्स के अंदर। इस ऑर्गेनेल के अंदर मौजूद होता है आपका क्लोरोफिल, और इसी ऑर्गेनेल के अंदर होती है आपकी फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट को मेंटेन करने का जो काम है, यानी कि उनकी जो है वो एफिशिएंसी को बरकरार रखने, या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ गया है तो उनको जो है वो सही तरीके से हैंडल करने का जो किरदार है वो हमने किया हुआ है आयरन को। तो आयरन का जो सबसे अहम काम है वो यही है कि भाई वो क्लोरोप्लास्ट को मेंटेन रखता है। उसके बाद आयरन सपोर्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। जाहिर सी बात है, ये वो जगह को मेंटेन कर रहा है जहां पर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका किरदार फोटोसिंथेसिस में भी होगा। आयरन जो है वो सपोर्ट करता है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को। जी हाँ, आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक बहुत अहम मेंबर है। ये फिजियोलॉजी की बात है लेकिन मैं आपको सिर्फ वर्डिंग में बता देता हूँ
कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो है वो आयरन बहुत अहम रोल प्ले करता है, और इसी वजह से इसका जो है वो रोल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के अंदर भी है। आगे चलते हैं। आयरन एड्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है प्लांट्स की रूट्स के अंदर, उसमें भी जो है वो आयरन बहुत अहम जो है वो अपना किरदार अदा करता है। आयरन हेल्प्स मूव ऑक्सीजन थ्रू द प्लांट सिस्टम। अब देखिए, ऑक्सीजन भी जो है वो मूव होती है प्लांट के मुख्तलिफ सिस्टम्स के दरमियान, तो आयरन उसमें भी जो है वो हमारी हेल्प कर रहा होता है। एंड लास्ट जो है वो यही है कि भाई आयरन जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्लांट्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर ना हो तो प्लांट्स को न्यूट्रन की अवेलेबिलिटी या उनकी जो है वो मौजूदगी या रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स की जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लास्ट में जो है वो आता है बोरॉन। बोरॉन जो है वो सेल वॉल की डेवलपमेंट और रेजिस्टेंस को जो है वो मेंटेन करता है। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई चेंज ना आ सके, उसकी जो कंपोजिशन है उसको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, डिस्टर्ब ना कर सके सेल वॉल की। उसको हम जो उसका जो काम है वो कंसर्न है बोरॉन के साथ। सेल डिवीजन में भी बोरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट। अब देखें, ये फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया हमने जितने भी न्यूट्रिएंट्स पढ़े। तो आप अगर दोबारा इन स्लाइड्स को विजिट करेंगे तो एक ना एक चीज हर न्यूट्रिएंट के अंदर ऐसी स्पेसिफिक है जो किसी दूसरे न्यूट्रिएंट में आपको देखने के लिए नहीं मिलती। तो ये फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट में भी जो है वो बोरान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद शुगर की ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं उनकी ट्रांसपोर्ट में भी बोरान अपना अहम किरदार अदा करता है। और हार्मोन्स की डेवलपमेंट में भी बोरान का अहम किरदार है। जिंक कर रहा था हार्मोन में, लेकिन वो सिर्फ ऑक्सीजन को कर रहा था, उसके अलावा चार पांच और भी हैं। तो उनके अंदर जो रोल प्ले करता है उनकी डेवलपमेंट में वो बोरॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम अपना पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट करते हैं। अब ये मैंने आपको रोल्स बता दिए। अब दूसरा जो पार्ट है इसका वो ये है कि अगर इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए या इनकी कमी वाक़ई हो जाए आपके प्लांट्स के अंदर, तो फिर क्या होता है, फिर क्या सिम्टम्स जो है वो प्लांट्स जो हैं वो आपको दे रहे होते हैं। तो ये थोड़ा टेक्निकल नहीं है, ये हम क्विकली कर लेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये समझें कि भाई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी बोलते किसको है। न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से मुराद ये होता है कि जब आपके क्रॉप्स को या आपके प्लांट्स को जितने रिक्वायर्ड जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ना मिल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जमीन के अंदर मौजूद ना हो। जाहिर सी बात है, अगर आपको एक जो है वो वक्त पे तीन रोटियां खानी है, आपको मिल रही है एक, तो आपका क्या पेट भरेगा? कभी भी नहीं भरेगा। तो फिर सिम्टम्स क्या नजर आएंगी? सिम्टम्स ये नजर आएंगी कि आपको जो है वो काम करने में दिक्कत होगी, आपको एनर्जी प्रॉपर नहीं मिलेगी। सो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। अब कमी तब वाकई होती है जब जो रिक्वायर्ड अमाउंट हो, यानी कि जो मिकदार पौधों को रिक्वायर्ड है प्लांट्स की और सॉरी न्यूट्रिएंट्स की, वो उनको ना मुहैया की जा रही हो। भले सॉइल में तो पड़ी है लेकिन प्लांट को नहीं मिल रही, तब भी डेफिशिएंसी है। और सॉइल में ही नहीं है तो प्लांट कहाँ से लेगा, तब भी जो है वो डेफिशिएंसी ही कहलाई जाएगी। अब किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को पहचानने के लिए क्या किया जाता है, तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तीन जो हैं वो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके जरिए न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को जो है वो पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है या उसका एक्यूरेटली पता लगाया जा सकता है। तो इनमें सबसे पहली जो बात आती है वो ये आती है कि सॉइल की टेस्टिंग की जाए। ठीक है, हम अक्सर यही रिकमेंड की जाती करते हैं कि भाई सॉइल को टेस्ट करवाओ, सॉइल की एनालिसिस करवाओ। एनालिस सॉइल को टेस्ट करने से हमें ये पता चलेगा कि भाई हमारी सॉइल के अंदर कितनी मिकदार में ये न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। और एक लिमिट साइंसदानों ने बनाई हुई है हर न्यूट्रिएंट की। जब भी न्यूट्रिएंट उससे कम होते हैं तो हम फार्मर्स को कहते हैं कि भाई आप फर्टिलाइजर अप्लाई करें और इतना करें। तो पहला जो टूल है, ठीक है, आपको डेफिशिएंसी समझ नहीं आ रही, आप सॉइल को टेस्ट करवाएं, ये एक्यूरेट है। एक्यूरेट जो वैल्यूज आपको बताई जाएंगी या जो एक्यूरेट जो
बात आपको पता चलेगी वो सॉइल की टेस्टिंग से पता चलेगी। दूसरा होता है प्लांट एनालिसिस करवाओ, ठीक है। अगर सॉइल के अंदर मौजूद है तो फिर मसला कहाँ है? तो फिर मसला प्लांट के अंदर है। सॉइल के अंदर पड़ा हुआ है लेकिन प्लांट को नहीं मिल रहा, तो इसका पता कहाँ से लगेगा? इसका पता चलता है फिर प्लांट की एनालिसिस से। अगर सॉइल के अंदर उस मखसूस न्यूट्रिएंट की मिकदार भरपूर मौजूद है लेकिन फिर भी हमारे प्लांट्स के अंदर जो है वो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो फिर हम प्लांट्स को एनालाइज करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि भाई वाकई में ये इस न्यूट्रिएंट का मसला है, या इस न्यूट्रिएंट की गैर मौजूदगी से ये प्लांट के अंदर कुछ मुख्तलिफ से जो है वो साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं, या फिर कोई और मसला आ गया है। तो प्लांट एनालिसिस भी जरूरी है। और तीसरा होता है विजुअल ऑब्जर्वेशंस इन द फील्ड। अब ये जो तीसरी बात है इसका मतलब ये है कि जो चीजें आपको दिख रही हैं, नजर आ रही हैं, आप उस ब्याह पर जो है वो अंदाजा लगाएं कि भाई ये जो मसला प्लांट्स के अंदर है वो फला न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो सकता है। ये आपके तजुर्बे पे डिपेंड करता है। तीसरे वाला आपके आपकी नॉलेज पे बिहेव करता है, आपने कितने साल जो है वो फील्ड के अंदर काम किया है, ये आपकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है। सॉइल टेस्टिंग और प्लांट एनालिसिस एक्यूरेट बताते हैं। सबसे पहले तो सॉइल को किया जाता है। अगर सॉइल में वो मसला नहीं आता तो फिर हमें प्लांट को करना पड़ता है। अगर प्लांट में भी वो मसला नहीं नजर आता तो फिर हम ये कहते हैं कि भाई कोई इन्वायरमेंटल जो है वो चीज है जो डिस्टर्ब कर रही है। अब जब हम विजुअल सिम्टम्स को, यानी कि जो दिख रहे हैं हमारी नजर में जो चीजें आ रही हैं, उनको जब हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी को परखने के लिए या उनको क्वांटिफाई करने के लिए, तो वो क्या होती है, एक ट्रिकी टास्क होती है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपका अंदाजा, ठीक है, वो डॉक्टर कभी कभार क्या करता है कि देखते ही पहचान जाता है कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है। वो उसका तजुर्बा होता है, वो मुख्तलिफ किस्म के मरीजों से जब जो है वो उसका इंटरेक्शन होता है तब जाके उसको पता चलता है कि भाई फलां बीमारी के अंदर ये निशानियां मिलती हैं। तो सिम्टम्स का मतलब है निशानियां। अगर जो कोई सिम्टम आपको प्लांट के जो है वो बॉडी के ऊपर दिख रहा है और आप उसी को ही एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या आप कर सकते हैं? तो ये बहुत ट्रिकी काम है। ट्रिकी क्यों है? ट्रिकी इसी वजह से है कि बहुत सारे सिम्टम्स एक जैसे होते हैं। कभी कभार ये हो जाता है कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में भी वही सिम्टम हो रहा होता है, जिंक की डेफिशिएंसी में भी वही सिम्टम हो रहा होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जिंक की डेफिशिएंसी है या नाइट्रोजन की है? तो यहाँ पर आपका तजुर्बा काम आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अंदाजा लगाना या अपने तजुर्बे के ब्याह पर जो है वो किसी भी चीज को जो है वो एज अ टूल यूज करना गलत है, लेकिन ये ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरा ये है कि बहुत सारी डेफिशिएंसीज एक टाइम पर हो सकती है। ये लाजमी नहीं है कि एक टाइम पर सिर्फ नाइट्रोजन ही कम हो आपकी जमीन के अंदर, नहीं। नाइट्रोजन भी एक टाइम पर कम हो सकती है, फास्फोरस भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, बोरॉन भी हो सकता है। तो इस बात को भी आपको जो है वो जहन में रखना पड़ेगा। और तीसरी जो बात है वो ये है कि कभी कभार फॉल्स सिम्टम्स नजर आते हैं। हम समझ रहे होते हैं कि भाई ये सिम्टम है तो इस बीमारी का, लेकिन वो किसी और न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी का होता है। तो ये सीडो सिम्टम्स को भी आपको जो है वो नजर में जो है वो रखना पड़ेगा। ये चीजें मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, हालांकि ये इतनी जो है वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब टॉपिक है तो हमें जो है वो कवर करना पड़ेगा। और चौथी बात, हिडन हंगर। हिडन हंगर का मतलब ये होता है कि छुपी हुई भूख है, कि प्लांट के अंदर उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो सही, लेकिन वो कुछ बता रहा नहीं है। ना वो कोई सिम्टम दे रहा है, ना कोई निशानी आ रही है, ना उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है। तो इससे होता क्या है, इससे आपकी पैदावार जो है, जब आप फाइनल स्टेज पे जाके पहुंचते हैं तो फिर आप जो है वो सर पकड़ के जो है वो बैठ जाएंगे कि भाई ये क्या हो गया, इसने तो मुझे कोई नहीं दी थी। मोबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स में यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। ये हम जो है वो फिर कभी किसी लेक्चर में कर लेंगे। मैं आज आपको सिम्टम्स जो है वो करवाऊंगा। अब आगे, ठीक है। सो देखें, अगर किसी प्लांट के अंदर या किसी फसल के अंदर नाइट्रोजन की कमी है तो वो क्या सिम्टम्स शो करेगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब है पीलापन, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक दो जो है वो लीफ है, एक हरा है एक पीला है। मैंने आपको ये बताया था कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन मैटर है, ठीक है। क्लोरोफिल को मेंटेन रखने में नाइट्रोजन का अहम रोल था, हम पीछे पड़ के आए। अब अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो वो हरा मादा जो है वो आपके प्लांट्स के अंदर से कम होना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से ये आपके पत्ते जो है वो हरे के बजाय पीले पड़ जाएंगे।
और इस पीले पड़ने को हम कहते हैं साइंटिफिकली क्लोरोसिस। याद रखें, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी का सबसे पहला और सबसे ऑथेंटिक जो सिम्टम प्लांट्स शो करते हैं वो है क्लोरोसिस, यानी कि वो पीले पड़ जाते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लोरोसिस है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही टाइप के दो पत्ते हैं, एक हरा है यानी कि इसको नाइट्रोजन प्रॉपर मिली है, और इसको नाइट्रोजन अगर प्रॉपर नहीं मिली तो ये पीला पड़ गया है, और इस बीमारी को हम कहते हैं क्लोरोसिस। स्टंटेड ग्रो, स्टंटेड का लफ्जी मतलब होता है रुकी हुई। ये देखें, ये पौधा इतना सा छोटा सा रह गया है और ये इतना सा बड़ा हो गया है। अब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, इसकी ग्रोथ जो है वो रुक गई है। इसका मतलब ये है कि जब नाइट्रोजन आप पौधे को वाफर मिकदार में या जितनी उसकी जरूरत है उस हिसाब से नहीं देंगे, तो उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टंटेड हो जाएगी या फिर रुक जाएगी। उसके बाद उनके जो स्टेम्स हैं वो थिन हो जाएंगे। ये देख रहे हैं, इनके जो तने हैं वो पत्ते पत्ते जो पतले पतले से जो हो जाएंगे, उनके टिलर्स जो हैं या स्टेम्स हैं वो थिन हो जाते हैं। नाइट्रोजन जिन भी क्रॉप्स के अंदर कम होगा, उनके ग्रेन्स के अंदर प्रोटीन का कंटेंट कम होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि नाइट्रोजन प्रोटीन अमीनो एसिड फॉर्मेशन में और प्रोटीन फॉर्मेशन में नाइट्रोजन का रोल है। तो आप ये समझ जाएं कि जिन चीजों में इनका रोल है वो चीजें यहाँ पर या तो खत्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। तो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन कंटेंट को भी कम कर देती है अगर आप किसी फसल को नाइट्रोजन प्रॉपरली नहीं दे रहे। उसके बाद यील्ड्स जो है वो आपकी लोअर हो जाती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक मोबाइल एलिमेंट है, यानी कि वो ट्रैवल करता है प्लांट के सिस्टम के अंदर। तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो पहले वाले पत्तों पर ज्यादा नजर आएगी, और जो नए पत्ते हैं, जो ऊपर की तरफ जो पत्ते हैं, उनके अंदर जो है ये कम नजर आती है। जब फास्फोरस जो है वो आपके प्लांट्स के अंदर कम पड़ जाता है या उनको सही तरीके से उसकी अवेलेबिलिटी नहीं मिलती, तो फास्फोरस भी क्या करता है, कुछ सिम्टम्स देता है। पहला जो सिम्टम है वो ये है कि आपके लीफ एबनॉर्मल ग्रीन हो जाएंगे। एक होता है नॉर्मल ग्रीन, हाँ भाई ठीक है हरा हो गया, लेकिन एक हो जाएगा बहुत डार्क ग्रीन जिसमें आपको कालापन भी नजर आएगा। तो कभी भी आपको फील्ड के अंदर ऐसी कोई सिम्टम नजर आए, एबनॉर्मल ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर नजर आए लीव्स के ऊपर, तो समझ जाना कि यहाँ पर फास्फोरस की जो है वो कमी है। कभी कभार ये हो जाता है कि पत्ते जो हैं वो रेड पड़ जाते हैं, लेकिन एजेस से, इनके जो एज हैं यानी कि ये जो कोने हैं इसके, यहाँ पे रेडनेस आ जाए, तो ये भी फास्फोरस का सिम्टम है। देखिए इसका बीच जो है वो रेड नहीं है, बीच में से जो है वो इसको रेडनेस नहीं मिल रही। सिर्फ जो है वो इसको, इसका जो रेडनेस जो है वो आपको नजर आ रहा है, वो सिर्फ जो है वो एजिस के ऊपर जो है वो नजर आ रहा है। और उसके बाद जो है वो, सॉरी एक मिनट, उसके बाद जो है वो पर्पलिंग ऑफ लीव्स। अब ये कॉमन जो डेफिशिएंसी सिम्टम है फास्फोरस का वो यही है कि आपके जो पत्ते हैं वो पर्पल हो जाएंगे। मेज के अंदर ये वाज़ेह सिम्टम नजर आता है। जब कभी भी ये कम हो जाएगा, सॉरी फास्फोरस की कमी होगी, तो आपके जो पत्ते हैं वो पर्पल पड़ जाएंगे। तो फास्फोरस की डेफिशिएंसी को पहचानने के ये तीन निशानियां हैं। या तो आपके पत्ते बहुत ज्यादा ग्रीन, डार्क ग्रीन, ब्लैक ग्रीन हो जाएं, तब आपको ये समझना है कि ये फास्फोरस की कमी है। या फिर कोनों से जो एजेस है वहां से रेड पड़ जाए, या फिर आपके पत्ते जो है वो पर्पल पड़ जाएं, तो ये तीन जो सिम्टम्स हैं वो फास्फोरस की डेफिशिएंसी को जाहिर करते हैं। पोटेशियम की डेफिशिएंसी में क्या होता है कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी में आपके जो पत्ते हैं वो पहले तो साइडों से जो है वो पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे और फिर जल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए बीच जो है वो इसका ग्रीन है। क्लोरोसिस जो हो रही है वो स्पॉटेड है। स्पॉटेड का मतलब ये है कि थ्रू आउट फैली हुई नहीं है। पहले इसकी साइड्स जो है वो बर्न होंगी, उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा पत्ता जो है वो गल जाएगा। यहाँ पर भी आप देखें तो ये पहले ऐसे था, ठीक है, पहले ये ऐसे था, इसकी एजेस जो है वो पीली शुरू हो गई, और अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा पत्ता जो है वो जो है वो येलो पड़ जाएगा। स्कॉर्चिंग ऑफ लीव्स, बर्निंग, ये जो जलाओ है, जलाओ या जलना है एजेस से, ठीक है, ये स्टार्ट एजेस से होता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ इसकी एजेस जलेंगी, नहीं,
पीलेपन में भी देखें ये स्टार्ट जो हो रहा है वो एजेस से हो रहा है, ये एजेस से होता हुआ अल्टीमेटली पूरा कवर हो जाएगा। इस तस्वीर को आप अगर समझे तो ये देखें पहले जो पीलापन है वो इसकी एजेस पर है, लेकिन ये चलता 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 ऐसा हो गया। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, स्कॉर्चिंग का मतलब है जल जाना। तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी में भी क्या होता है कि ये पहले तो इसकी एजेस जो है वो जलना शुरू होते हैं और अल्टीमेटली आपका जो पूरा लीफ है वो जल उठता है। तो ये इसके दो जो है वो सिम्टम्स हैं। जहां पर भी आपको ये दोनों सिम्टम्स नजर आए वहां पर आप समझ जाना बर्निंग भी आ सकता है, स्कॉचिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम एजेस। एजेस में जब भी जलाओ, फास्फोरस में देखें जलाओ नहीं है, लाल पड़ रहा है, जहां पर देखें जल गया है, तो ये रेडनेस अलोंग दी एजेस अगर आता है तो वो फास्फोरस की डेफिशिएंसी है। और स्कॉचिंग अलोंग विद द एजेस अगर आ रही है तो वो पोटेशियम की जो है वो डेफिशिएंसी होती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी आमतौर पर नजर नहीं आती, लेकिन अगर नजर आ भी जाती है तो आपके जो लीव्स है वो डिफॉर्म हो जाएंगे, उनकी शक्ल बिल्कुल जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे पैराशूट होता है, बंद होता है, मुरझाया हुआ सा होता है, ऐसे ही जो है वो आपके लीव्स की शक्ल बन जाती है, डिफॉर्मेशन हो जाती है, डाइंग हो जाती है। डिफॉर्मेशन का मतलब है पहले तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं आपके मेरिस्टेम्स, ठीक है, ये मेरिस्टेम जो है वो ये है, ठीक है। और फिर उसके बाद टिप्स की जो है वो डाइंग हो जाती है, यानी कि जो चोटियां होती हैं आपके प्लांट्स की, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी वाकई हो जाए तो वो जो है वो वहां से जलना जो है वो शुरू हो जाती है। क्लोरोसिस अमंग द लीफ मार्जिन, लीफ की जो मार्जिन है, ये जो आपको लकीरें नजर आ रही है ना, रगे जिसको आप कह रहे हैं, ये लीफ मार्जिन कहलाती है। तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो क्लोरोसिस होगा, पीलापन होगा, लेकिन सिर्फ इन मार्जिन के बीच में होगा, पूरे पत्ते के ऊपर जो है वो नहीं होगा। डार्क वेन्स हो जाएंगी, ये देखें इसकी जो रगे हैं वो डार्क। माशाल्लाह माशाल्लाह। Put on slipper, put on. सॉरी। तो ये जो है वो ये आपको नजर आ रहा है कि इसकी जो वेन्स है वो डार्क हो गई हैं। जैसे हम कमजोर पड़ जाते हैं तो हमारी रगें नजर आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, हरे हरे कलर की। इसी तरीके से जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी में लीव्स की जो वेन्स हैं वो डार्क हो जाती हैं और वो क्लियरली आपको नजर आएंगी। तो पत्ते की शक्ल खराब हो जाना, चूटियों का जल जाना, बीच में टूट जाना, पत्तों का कोनों से जो है वो पीला पड़ जाना और उनकी रगों का वाजे हो जाना, जो है वो टिपिकल डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं आपके कैल्शियम के। मैग्नीशियम में क्या होता है कि रेड स्पॉट आ जाते हैं आपकी लीव्स के ऊपर। अब आप कहेंगे सर ये तो फास्फोरस में भी था, तो फास्फोरस में बेटा उसके सिर्फ कोने जल रहे थे, यहाँ पर जो रेड स्पॉट्स हैं वो पूरे के पूरे जो है वो लीव्स के ऊपर आ गए हैं। और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी में प्लांट की जो स्टेम्स हैं वो भी जो है वो रेड पड़ जाती है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आमतौर पर जो है वो जो पाकिस्तान में हम मैंने अपनी आंखों से देखी है, वो लास्ट ईयर जब फ्लड आया था तो हमने कॉटन के अंदर देखी। और दूसरा जो है वो यही है कि इंटरवीनल क्लोरोसिस हो जाती है, इन वीन्स के दरमियान जो जगह, वहां पर जो है वो आपको क्लोरोसिस देखने को मिलती है। सल्फर की डेफिशिएंसी में क्या हो जाता है कि सल्फर की डेफिशिएंसी में पौधे के अंदर प्रोटीन्स का बनना कम हो जाता है और क्लोरोफिल का बनना कम हो जाता है। क्लोरोफिल जहां पर भी कम होगा वहां पर आपके पौधे जो हैं वो ग्रीन कलर के जो है वो हो जाना शुरू हो जाएंगे। आमतौर पर सल्फर की जो सिम्टम्स हैं वो डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत सारे अदर न्यूट्रिएंट्स के साथ रिजेंबल करते हैं, इसीलिए आप विजुअली इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए प्लांट एनालिसिस या फिर सॉइल की एनालिसिस की तरफ हमें जाना चाहिए। जब सल्फर कम हो जाता है तो प्लांट के जो पत्ते हैं वो लाइट ग्रीन होते हैं, फिर पीले पड़ जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे पूरा का पूरा जो है वो प्लांट जो है वो हल्का पीला या हल्का हरा पड़ जाता है। अब ये देखें, ये एक है जो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो इसका कलर देखें प्रॉपर ग्रीन है और इसका जो है वो हल्का पड़ गया है। तो ये जो है वो आपकी सल्फर की जो है वो डेफिशिएंसी है। जिंक, जिंक जब भी डेफिशिएंट होगा क्लोरोसिस होगी, ब्राउन जिंक होगी। क्लोरोसिस देखें ये पीलापन है, ठीक है। अब जिंक के अंदर जो क्लोरोसिस आपको नजर आएगी वो चोटियों पे नजर आती है। ये जो टिप्स हैं आपकी राइस के अंदर ये कॉमन नजर आती है आपको कि उसकी जो टिप है वो उसकी जो है वो क्लोरोसिस हो जाती है। ब्राउन जिंक का मतलब ये होता है कि ब्राउन पड़ जाए, ऐसे लगेगा कि जैसे आपके जो है ना वो पत्ते के ऊपर जंग लग गया है, ठीक है। और फिर मॉटलिंग भी हो जाती है। मॉटलिंग का मतलब ये होता है
कि उसके ऊपर दाग धब्बे पड़ जाए। तो जिंक इंटरविनल क्लोरोसिस, ये देखें क्लोरोसिस हुई है लेकिन वीन्स के दरमियान हुई है, स्पॉटेड होगी, कहीं कहीं पर होगी, पूरे पत्ते के ऊपर जो है वो नजर नहीं आएगी। जिंक की कब जब कमी वाकई हो जाती है तो शूट की जो ग्रोथ है, यानी कि आपका जो स्टेम है उसकी जो ग्रोथ है वो कम पड़ जाती है, और प्लांट के जो इंटरनोड्स हैं वो कम हो जाएंगे, ब्राउजिंग ऑफ लीव्स भी हो जाएगी, एंड टिप बर्निंग जो मैं आपको बता कर आया हूँ। तो जिंक को आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो जिंक की डेफिशिएंसी जो सबसे ज्यादा वाकई नजर आती है या सबसे ज्यादा क्लियर नजर आती है, वो आपको नजर आएगी राइस के अंदर। राइस का पौधा जब छोटा होता है तो सबसे पहले उसकी चोटियां जो है वो जलना शुरू हो जाती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसकी देखें टिप बर्निंग है। तो ये ऐसे आपको टिप बर्निंग नजर आएगी अर्ली स्टेज में। अगर यहाँ पर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये पूरा का पूरा पत्ता जो है वो आपका जलकर जो है वो गिर जाएगा। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि राइस, ये भी राइस का लीफ है, तो कभी कभार जब राइस के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्राउजिंग हो जाती है, यानी कि ये ब्राउन हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे इसको जंग लग गया हो। आमतौर पर जब भी जिंक की डेफिशिएंसी होगी, आपके नंबर ऑफ ग्रेन्स कम होंगे, आपके प्लांट की हाइट कम हो जाएगी, और नंबर ऑफ टिलर्स जो है वो भी जो है वो कम हो जाएंगे। सीरियल्स के अंदर जो है वो आमतौर पर यही सिम्टम्स जो है वो आपको नजर आ रहे होते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी क्या हो जाती है? आयरन की डेफिशिएंसी में आमतौर पर पीलापन आ जाता है। जैसे इंसान की आंखें पीली हो जाती हैं तो उसको लोग कहते हैं कि भाई इसको हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कम हो गया है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे अंदर भी जो है वो आयरन से वाबस्ता है। तो यहाँ पर भी जो है वो आयरन ही का ही काम है। आयरन के लिए ये कहा जाता है कि उसकी जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो मैग्नीशियम से जो है वो मिलते जुलते हैं। लेकिन आयरन की डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है वो यंग लीव्स और शूट्स के ऊपर पहले दिखते हैं। क्या होता है, आयरन की डेफिशिएंसी जहां पर भी वाकई होगी तो पता क्या करेगा, अपना कलर हल्का जो है वो ग्रीन करेगा, देन येलो कर जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ इसके वीन्स के दरमियान क्लोरोसिस वाकई होगी, और यंग शूट्स और इमर्जिंग लीव्स जो हैं वो भी जो है वो आपके पीले पड़ जाएंगे। अगर आपने आयरन की डेफिशिएंसी को इनिशियली कंट्रोल नहीं किया तो जो नए आने वाले पत्ते हैं उनके अंदर जलाओ सड़ाओ के जो है वो सिम्टम्स, नेक्रोटिक का मतलब होता है मर जाना या जल जाना, तो जलाओ सड़ाओ के भी जो सिम्टम्स हैं वो भी जो है वो आपको नजर आते हैं। लास्ट में जो है वो आपका आ जाता है बोरॉन। तो बोरॉन की डेफिशिएंसी जब भी होगी तो आपके जो पौधों की टिप है वो जल जाएगी, ब्रिटल फॉलिएज हो जाएगा। ठीक है, आपके जो पत्ते हैं वो डिफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, गल जाएंगे, मुरझा जाएंगे। कॉटन, ये कॉटन के अंदर जो है वो ब्रिटल फॉलिएज जो है वो आमतौर पर बहुत ज्यादा नजर आता है। येलोइंग ऑफ लोअर लीफ टिप्स, ठीक है, जो आपके नीचे वाले जो लीफ टिप्स हैं वो येलो पड़ना जो है वो शुरू हो जाएंगे। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जो हैं वो आपके कम हो जाएंगे। और क्राउन ब्राउन हर्ट डिजीज जो कि आपके कॉलीफ्लावर में आमतौर पर नजर आती है, ये भी जो है वो आपकी बोरॉन की जो है वो डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो होती है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको जो है वो लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए होगा। आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस नाउ। थैंक यू सो मच जोय भाई, जबरदस्त लेक्चर था। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जो है ना वो मौके का फायदा उठाना चाह रहा था। अच्छा, एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टोटल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने होते हैं? कुछ जो है ना जो हमारे साइंटिस्ट हैं या जो भी हमारे एक्सपर्ट होते हैं वो बोलते हैं कि 16 हैं, किताब में 17 हैं। तो इनको एक तो जो है ना मेहरबानी करके हमें कंफर्म करें। दूसरा ये है कि जिंक जो है ना वो किस क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है? थैंक यू। हाँ, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्वेश्चन। देखें, जब मैंने लास्ट टाइम आपको जो है वो बता रहा था तो वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हर क्रॉप स्पीशी के लिए रिक्वायर्ड हैं वो 16 है। ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हैं 17 की तो वो 17 में देखेंगे आप तो जनरली क्लोराइड को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स ऐसे हैं जो कहते हैं 19 है। 16 तो जो हमने पढ़े या 15 जो हमने पढ़े, लेकिन उसके साथ साथ भी जो है वो क्लोराइड को भी वो काउंट करते हैं, निकल को भी किया जाता है, कोबाल्ट को भी करते हैं, वेनेडियम को भी करते हैं। लेकिन
इनकी जो इसेंशियलिटी है वो हर क्रॉप के लिए नहीं है। तो अगर आपको ऑप्शन आता है 16 का तो आप 16 को करेंगे, अगर वहां पर ऑप्शन है 17 का तो आप 17 की तरफ जाएं, अगर वहां पर ऑप्शन है 19 का तो आप 19 की तरफ जाएं। ठीक है, 18 का मैंने कॉन्सेप्ट नहीं सुना, 16 मैंने भी पढ़े थे, 17 मैंने भी पढ़े थे, 19 मैंने भी पढ़े थे। पहला क्वेश्चन तो आपका ये था। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है कि जिंक जो है वो उसकी जो सबसे ज्यादा जो डेफिशिएंसी है या रिक्वायरमेंट नजर आती है, वो जो नजर आती है वो आती है आपकी राइस के अंदर। ठीक है, राइस क्रॉप के अंदर जिंक की जो डेफिशिएंसी है वो बिल्कुल क्लियर कट वाजे नजर आएगी। 15 या 20 दिन के बाद अगर आपने उसको जिंक नहीं दिया तो उसकी टिप बर्निंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो राइस के लिए जो है वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा, वैसे तो सबके लिए जरूरी है, हम नहीं देते तो हमें उसके नुकसान उठाने पड़ते हैं जो नजर नहीं आते, एट द एंड यील्ड में नजर आते हैं। लेकिन राइस की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी अगर आपने राइस के अंदर जिंक को यूज नहीं किया, तो ये बिल्कुल ही जो है ना वो ठप होके जो है ना वो बैठ जाएगा। थैंक यू सो मच जय भाई। अब दूसरे पार्टिसिपेंट के भी चैट बॉक्स ओपन है और क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो प्लीज देख लिए। Yeah. So I have a question from roll number 29 के synergistic and antagonistic term explain करना with example. Okay. Synergism का मतलब होता है एक साथ काम करना,